हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य मैच टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। आज है तारीख 18 जुलाई 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस पे। हम कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में इसको व्याख्यायित करें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज जो हम पहले आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो है दिस वन फॉर फार्मर्स। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है उसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। जो एनडीए है उनकी तरफ से उनके जो कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं, जगदीप धनखड़। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इसको एनडीए ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि कांग्रेस समेत जो 17 अपोजिशन की पार्टी है उन्होंने जो मार्गरेट अल्वा इनको अपना कैंडिडेट अपोजिशन ने घोषित किया है। जो जगदीप धनखड़ जी हैं ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से, ये राजस्थान से आते हैं, और मार्गरेट अल्वा ये आती हैं कर्नाटका से। बेसिकली ये जो आर्टिकल है इर्द गिर्द दोनों के कैंडिडेचर को लेकर वो घूम रहा है, किसको कितना पॉसिबिलिटी है। निश्चित तौर पर एनडीए के जो कैंडिडेट है जगदीप धनखड़ जी, उनकी पॉसिबिलिटी वाइस प्रेसिडेंट बनने काफी ज्यादा है। इस आर्टिकल में इसको बताया गया। जो एनडीए है, जो भाजपा है, उन्होंने जो जगदीप धनखड़ है इनको कहा है कि ये सन ऑफ फार्मर हैं। बेसिकली ये जाट कम्युनिटी से आते हैं, और इसको अभी हाल फिलहाल में देखा भी गया है कि जो फार्म बिल को लेकर काफी विरोध का सामना जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करना पड़ा था, उसके रूप में भी देखा जा रहा है कि उस कम्युनिटी को लिए एक स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आपके कम्युनिटी के बीच के ही हम किसी को लेकर और वाइस प्रेसिडेंट जैसे एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हम वहां पर बैठाने जा रहे हैं। बेसिकली आर्टिकल इर्द गिर्द इसके घूम रहा है। इसके साथ ही में दोस्तों, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो साथ ही साथ में किसकी ड्यूटी भी परफॉर्म करते हैं, वो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, इनकी भी ड्यूटी वो साथ में ही परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल इसी के इर्द गिर्द है। नेक्स्ट आर्टिकल की हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों, 2 मैसेजेस फ्रॉम 3 फोटोग्राफ्स। ऊपरी सतही तौर पर देखने पर यह आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। हालांकि थोड़ा सा जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ बातें सामने निकल कर जरूर आती हैं। बेसिकली ये जो 3 फोटोग्राफ की बात की जा रही है, इस आर्टिकल में बताया गया कि कई सालों से जो भारत का जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र हमारे यहाँ, उसको हम किस तरीके से देखते हैं, या तो फ्लॉड डेमोक्रेसी, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, डेवलपिंग डेमोक्रेसी, एक जो डेमोक्रेसी जो अभी उसका निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन जो लोकतंत्र है उसके रूप में, या कई बार हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के रूप में भी डिफाइन कर जाते हैं कि जिसको इलेक्टोरल, जहां पर बहुमत प्राप्त हो जाएगा सत्ता, और जो लोकतंत्र है वो एक तरीके से उसकी बातें करने लग जाएगी। हालांकि जिन 3 फोटोग्राफ की बात जो ये राइटर हैं ये कर रहे हैं उसकी हम बात करते हैं, और उसे क्या मैसेज ये देना चाह रहे हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जो पहला फोटोग्राफ है दोस्तों, जो पहला फोटोग्राफ है वो महाराष्ट्र की फोटोग्राफ है। ये पहला फोटोग्राफ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहां पे जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, एक्टिंग गवर्नर भगत सिंह केशियारी, ये जो एकनाथ शिंदे जी जो वहां पे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे जो आए हैं, उनको ये एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन में ये प्रसन्नता पूर्वक मिठाई खिला रहे हैं। पहली फोटो इसी बात को बात कर रही है कि जो गवर्नर जिस ऑफिस पर होते हैं, क्या उस पोस्ट के लिए, ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए, क्या ये जो एक्ट है प्रसन्नता पूर्वक, देखिए चीफ मिनिस्टर वो किसी भी पार्टी का होता है, वो पार्टी लाइन पर काम करता है, जबकि गवर्नर को यह माना जाता है कि वो न्यूट्रल होकर काम करता है, उसकी अपनी ऑफिस की गरिमा होती है। तो बेसिकली जो पहला फोटोग्राफ के माध्यम से जो राइटर बात करना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नर है उनको पार्टी पॉलिटिक्स से हट कर काम करना चाहिए। साथ ही साथ में आगे बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं जो कॉलोनियल की बहुत सारी जो ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन बहुत सारे वहां पर
रिचुअल्स जिनको हम आज तक फॉलो कर आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली हैंडशेक करना, उससे हटकर जो मिठाई खिलाना, ये एक तरीके से ये इंडियन रिचुअल के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो जो राइटर है उनका कहना है निश्चित तौर पर हमको समय के साथ में डीकोलोनाइजेशन ऑफ अपना जो डेमोक्रेसी उसको जरूर करना चाहिए, इंडियन रिचुअल को उसमें ऐड करना चाहिए। बट जो भी कुछ ऑफिसेज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए गवर्नर का जो काम होता है वो सत्ता से दूर रहते हुए कार्य करता है। उसको पार्टी जो पॉलिटिक्स होता है उससे हटकर देखा जाता है। उसको किसी भी जो पार्टी होता है उसकी जो आइडियोलॉजी होती है उसके इतर रहते हुए जो संविधान द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं उसके अंतर्गत कार्य करना चाहिए। और जो राइटर है वो इसी बात को चिन्हित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पहले फोटोग्राफ की बात हो रही थी। जो दूसरे फोटोग्राफ की बात जो इस आर्टिकल में की गई है, बेसिकली फोटो तो उसमें नहीं दिया गया, हालांकि जो राइटर ने उसकी बात छेड़ा कि जब एकनाथ शिंदे जब ये जो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे ये स्वर्ण करते हैं, चीफ मिनिस्टर वहां पे महाराष्ट्र के ये डिसाइड हो जाते हैं, तो जो गोवा में जो शिवसेना के रेबल जो वहां पे एमपी जो वहां पे होटल में ठहरे हुए थे, वो वहां की जो टेबल है, टेबल के ऊपर वो खड़े होकर डांस कर रहे हैं और उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो बात इस आर्टिकल में राइटर करना चाह रहे वो यही करना चाह रहे कि क्या ये एक शोभनीय एक्ट है किसी एमपी का कि वो इस तरीके से सेलिब्रेट करके अपनी प्रसन्नता जाहिर करें? क्या ये उनके ऑफिस का जो एक ड्यू रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्या वो उसके अंतर्गत आ रहा है? तो बेसिकली ये जो दूसरे फोटोग्राफ है इसकी बात इस आर्टिकल में की गई है। अब बात करते थर्ड फोटोग्राफ की, जो इस आर्टिकल के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेंस के लिए कुछ पॉइंट उभर कर सामने आ रहा है वो इस थर्ड फोटोग्राफ से ही सामने उभर कर आ रहा है। दोस्तों इस थर्ड फोटोग्राफ में बात की जा रही है, ये कुछ समय पहले की ही बात है, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जो इस समय एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की जा रही है। वो नॉमिनेशन का जो पेपर है उसको वो देने गए हैं। जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी, उनके कैंडिडेचर के नॉमिनेशन के फॉर्म को फिल करने का, और ये जब रिगार्डिंग ऑफिस में गए हैं तो जो डेजिग्नेटेड इलेक्टोरल जो ऑफिसर है, ये पूरा रूम रहता है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ी हैं और इनके पार्टी के और भी लोग सब लोग खड़े हैं, और दूसरी तरफ ये मेज, और यहां पर जो ऑफिसर है वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो बेसिकली जो राइटर है वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऑफिस है ये इसी कार्य के लिए ही डिफाइन हुआ है। इस ऑफिस की पूरी अथॉरिटी इस ऑफिसर के पास है और वो बिल्कुल उसकी मर्यादा को ही शो कर रहे हैं बिना किसी से डरे हुए। इवन यदि वर्तमान प्रधानमंत्री किसी के सामने जाते हैं तो यदि ये ऑफिसर खड़े भी हो जाते तो शायद इन पर उतने सवाल ना होते, फिर भी बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, निर्भय होकर ये अपनी ड्यूटी का परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सी ड्यूटी? जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो इनसे ड्यूटी एक्सपेक्टेड है, ये अपने ऑफिस की जो गरिमा है उसको बनाए रखते हुए, अपने मानवीय मूल्यों को इतर करते हुए, उस पर पूरा ये कंट्रोल करते हुए अपनी चेयर पर बैठ के और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये फॉर्म प्रधानमंत्री जी से लेते हैं और बैठ के ही उसका जो भी आगे प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों इस 3 फोटोग्राफ के माध्यम से जो राइटर है वो कहना चाह रहे हैं कि जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात ऊपर की गई है, जैसे कुछ रिचुअल होते हैं जो कोलोनाइजेशन के जो प्रतीक होते हैं उनको हम निश्चित तौर पर छोड़ सकते हैं, पर उससे किसी ऑफिस के, किसी पद की गरिमा में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आगे बात की गई है कि कुछ साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो लॉयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे भी ये बात कहा गया था कि वो जो बेंच है उसको रिफर करते हुए वो मी लॉर्ड इस वर्ड को यूज न करें। साथ ही साथ में जो नई जब शिप लॉन्च होती है
तो पहले क्या परंपरा थी कि जो उसके जो डॉक होता है वहां जो उसका हल ऑफ शिप जो कहलाता है उस पे शैंपेन की जो बोतल है उसको खोलने की परंपरा थी। हालांकि ये परंपरा निश्चित तौर पर जो कॉलोनियल सत्ता है उसका प्रतीक थी, वहां से लिया गया था, पर इसको बदल के अब क्या किया जाता है, अब वहां पर नारियल फोड़ा जाता है। ये भारतीय परंपरा का प्रतीक है। तो राइटर का यह कहना है कि ऐसी परंपराएं जिनसे गरिमा को बनाए रहते हुए भारतीयता को झलकाया जा सकता है, निश्चित तौर पर उसको हमको अपनाना चाहिए। किंतु ऐसी किसी भी परंपरा जो कि उस पद की गरिमा से कॉम्प्रोमाइज करता है, जो कि पहले 2 फोटोग्राफ में ऐसा राइटर को प्रतीत होता है, जहां पर गवर्नर का पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, साथ ही साथ में जो एमपी हैं उनका बेंच पे उनका जो टेबल है उस पे खड़े होकर डांस करके खुशी को जाहिर करना, ये दोनों ही गलत है। जो गवर्नर है या जो ऑफिस का जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है, बेसिकली उसको एज ए अंपायर कार्य करना चाहिए। पर यदि अंपायर एज अ प्लेयर कार्य करने लग जाएगा, वो खेल में सम्मिलित यदि हो जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर खेल के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए जो राइटर है उनका कहना है कि इम्पार्शियलिटी ऑफ ऑफिस को सर्वोपरि रखते हुए ही जो भी कार्य है उसको निभाना चाहिए, और जो ऑफिस के जो होल्डर होते हैं ये उनकी ड्यूटी होती है कि अपने ऑफिस और साथ साथ में जो संविधान है उसकी अथॉरिटी, उसकी जो शुचिता है उसको सर्वोपरि रखते हुए ही कार्य करें। दोस्तों अगले आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो अगला आर्टिकल है द लैकलस्टर प्रेसिडेंशियल रेस इन मेकिंग। ये पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है जो 2024 में जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं उसमें हो रहा है। वहां की जो 2 पार्टियां हैं, कौन कौन सी पार्टी, डेमोक्रेटिक व रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक व रिपब्लिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी जिसपे इस समय के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन उसमें है, और रिपब्लिक पार्टी जहां पर भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं। बात इसमें आर्टिकल में बताया गया कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है कि ये फिर से जो 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें ये प्रेसिडेंशियल पद के लिए फिर से दावेदारी करना चाहते हैं, और ऐसी इच्छा राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जाहिर कर चुके कि ये भी 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की दौड़ में ये स्वयं को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दावेदार के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। हालांकि आर्टिकल में बताया गया कि दोनों ही पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो चाहते हैं कि जो बाइडेन है वो 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े ना हो, जबकि रिपब्लिकन पार्टी में भी तकरीबन 50% के आसपास जो वहां पे वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि ट्रंप दोबारा एज अ कैंडिडेट ये रन न करे फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो बेसिकली ये आर्टिकल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आगे नेक्स्ट हम आर्टिकल की दोस्तों जब बात करते हैं तो ये भी यूएस प्रेसिडेंट के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, जो अभी उनकी हाल में जो यात्रा हुई है पश्चिम एशिया की, जो वेस्ट एशिया की इनकी जो यात्रा हुई है और उसके क्या मायने निकाल कर देखे जा रहे हैं, कितनी सफल रही है ये यात्रा, उस पर यह बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि ये जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है इनकी पहली पश्चिम एशिया की यात्रा थी। ये पश्चिम एशिया की यात्रा के दौरान इन्होंने इजराइल का विजिट किया। इजराइल के विजिट में जो यूएस है इन्होंने प्रॉमिस क्या किया, इन्होंने प्रॉमिस किया कि जो ईरान है उसको ये किसी भी कीमत पर जो न्यूक्लियर वेपन है उसको पाने नहीं देंगे। साथ में जब ये पैलेस्टाइन जाते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, जब पैलेस्टाइन जाते हैं तो ये एड की बात करते हैं, कहते हैं कि हम आपको यथासंभव मदद करेंगे, किंतु जब पैलेस्टाइन में ये इजराइल की कोई बात नहीं करते, इजराइल के जो गाजा पट्टी और जो दूसरे क्षेत्रों पे इजराइल अपना एग्रेशन दिखा रहा है उस पर बाइडेन कोई बात नहीं करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एड की बात करके रुक जाते हैं। साथ में ये बात करते हैं कि कोई भी ये पीस प्रोसेस
जो शांति के कोई भी जो व्यवस्था है, इस जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कोई शांति वार्ता या शांति प्रक्रिया का प्रारंभ करे, इस पर भी ये कोई भी बात नहीं करते हैं। इसके बाद आर्टिकल में बताया गया कि प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं। सऊदी अरेबिया में जो वहां के प्रिंस हैं मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, तो ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, इससे पहले जो CIA है, इन्होंने 2018 में मोहम्मद बिन सलमान को क्रिमिनल के रूप में इन्होंने घोषित किया है। किस तौर पे? जो वहां के जो पत्रकार थे जमाल खशोगी, इसकी हत्या के तौर पर सीधे तौर पर किसका नाम सामने आया था? मोहम्मद बिन सलमान का। और इस पर उस टाइम पे ये CIA ने इनको क्रिमिनल के तौर पर घोषित भी किया था। और जो बाइडेन जब इलेक्टोरल कैंपेन अपना कर रहे थे, प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहे थे, तो इन्होंने प्रॉमिस भी किया था जब ये सत्ता पर आएंगे तो मोहम्मद बिन सलमान को ये पनिश भी करेंगे। हालांकि अभी जब इनकी पहली विजिट होती है सऊदी अरेबिया में, तो ये बहुत ही गर्मजोशी से उस विजिट को ये शो करते हैं और ये किसी भी तरीके का स्ट्रांग स्टेटमेंट वहां पर नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, बेसिकली जब अभी हम बात कर रहे थे इजराइल और पैलेस्टीन का, तो पहले क्या देखा जाता था, जो पश्चिम एशिया की जो पॉलिसी होती थी US की, उसके केंद्र में रहता था इजराइल पैलेस्टीन प्रोसेस, कि वहां पर जो इजराइल पैलेस्टीन जो इशू है वो केंद्र बिंदु में रहता था, जो US की फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग टू वेस्ट एशिया। हालांकि अब ऐसा नहीं देखा जा रहा है। प्रेसिडेंट जब बराक ओबामा जब सत्ता में थे, इन्होंने प्रयास किया था कि कुछ शांति की बहालियों पर, जब शांति जो बहाली है, पीस जो वार्ता थी, वो जब फेल हो जाती तो इन्होंने अपना पूरा ध्यान शिफ्ट किस पे कर लिया था? ईरान का जो न्यूक्लियर डील है, न्यूक्लियर जो टॉक है, इस पर ये पूरा का पूरा अपना केंद्र वहां पर कर लिए थे। और जो पीस टॉक है ये पूरी तरीके से खटाई में पड़ गई थी। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। इन्होंने पैलेस्टीन के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था और साथ में ये अब्राहम अकॉर्ड, इस पर ये जोर देने लग गए थे। और अभी वर्तमान में जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, ये जब वहां पर जाते हैं, इवन जब इनसे पैलेस्टीन के सवाल जब पत्रकार पूछते हैं तो इन्होंने उसके जवाब भी देने से इन्होंने इनकार कर दिया। ह्यूमन राइट की कोई बात बाइडेन वहां पर जाकर नहीं करते हैं, कोई भी ह्यूमन राइट की बात बाइडेन वहां पर नहीं करते हैं। दोस्तों, बेसिकली बाइडेन जो वेस्ट एशिया में जाते हैं, इनका दो प्रमुख एजेंडा रहता है। पहला क्या एजेंडा रहता है? रीजनल बैलेंस, किस तरीके से रीजनल बैलेंस को उसकी बहाली किया जाए। और दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी। और जो जानकार है उनका मानना है कि ये राष्ट्रपति की बहुत सार्थक या प्रभावशाली यात्रा नहीं रही। बेसिकली जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, इनका मोटो ये यात्रा से पहले एक एजेंडा के तौर पे ये सोच के गए थे कि जो सऊदी अरेबिया उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करेगी कि मार्केट में ये अपने ऑयल प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, जिससे कि जो दूसरे कंट्री हैं जो रशियन ऑयल जो सस्ते दामों पर ले रहे हैं, इवन जो दाम तेल के महंगे हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जब सऊदी अरेबिया एक बड़े अनुपात में अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा देगा तो तेल के दाम निश्चित तौर पर कम हो जाएंगे और रशियन ऑयल पर जो दूसरे देशों की डिपेंडेंसी है वो कम होगी, रशिया को पनिश होगा। हालांकि सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ को सरे से नकार दिया है। इवन जो उसके टाइज हैं रशिया के साथ में, यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद से ये भी देखा गया सऊदी अरेबिया जो दुनिया में खुद वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है, वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, वो रशियन ऑयल को इंपोर्ट करके अपने रिजर्व को भर रहा है। एक तरीके से मैसेज दे रहा है यूएस को कि देखिए हम रशिया के साथ खड़े हैं। दोस्तों,
ये आर्टिकल बाइडेन के जो वेस्ट एशिया जो ट्रिप है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। वो नियर टू फेलियर या फेलियर काफी स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, उतना ये प्रभावशाली इनकी यात्रा नहीं रही। ये कुछ भी ऐसा अपने साथ वापस सार्थक कोई भी बात, सार्थक कोई भी डील, कोई भी नतीजे सार्थक लेकर नहीं लौटे हैं जिससे कुछ पॉजिटिव उम्मीद की जा सके। तो दोस्तों आज के जो आर्टिकल हिंदू के थे वो इजी वर्ड में उनको समझाने का प्रयास हुआ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।